नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल Goreeja_Study.9 पे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपदों का उदय करेंगे। यानी महाजनपदों का जब उदय होता है तो क्या क्या परिस्थितियां चेंज होती हैं और कैसे महाजनपदों का उदय होता है, ये आज हम समझेंगे। ठीक है, महाजनपदों का उदय उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के समय तक लोहा धातु के प्रयोग ने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में व आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार कर दिया। ठीक है, पीछे के इतिहास को समझते हैं। जब वैदिक सभ्यता थी, यानी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल, जिसे परिवार कहते थे। कई कुल मिलकर बनाते थे ग्राम, गांव, और कई ग्राम मिलकर बनाते थे विश्व, और कई विश्व मिलकर बनाते थे जन। यानी सबसे बड़ी इकाई उस समय थी जन। ठीक है, ये जन उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए। ठीक है, कई जन मिलकर उत्तर वैदिक काल में जनपद बनाने लगे। और जब उत्तर वैदिक काल समाप्ति के दौर में था तो कई जनपद मिलकर महाजनपदों का निर्माण करने लगे। तो उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के दौर में महाजनपदों का उदय होता है। और आगे हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, यानी जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना मगध। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी। उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के समय जब लोहा धातु यानी उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, उसी के साथ ही उत्तर वैदिक आर्यों ने लोहा धातु की खोज कर ली थी और लोहे के प्रयोग ने खेती में अत्यधिक विस्तार किया। यानी लोगों ने खेती को अपना प्राथमिक व्यवसाय बना लिया। तो खेती के बढ़ते प्रयोग ने लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया, और आर्थिक स्थिति में जब सुधार होता है तो राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक परिस्थितियां अपने आप सुधार में आ जाती हैं। तो आर्थिक, जब लोगों के पास धन ज्यादा आया तो राजा के पास भी टैक्स के रूप में धन ज्यादा गया, और राजा ने नियमित कर लागू कर दिए थे इस समय। तो राजा की शक्तियों में सुधार होने के कारण उत्तर वैदिक काल जब समाप्ति के दौर में था, उस समय तक जो जनपद थे उत्तर वैदिक काल के, जो सबसे बड़ी इकाई थी शासन की, जनपद, वो बनने लगे महाजनपद। कई जनपद मिलकर महाजनपदों का निर्माण करने लगे। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, देखिए इस समय उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपद बन गए। इसकी जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है, हमें कैसे पता चलता है कि जो जनपद हैं वो महाजनपद कैसे बन गए? तो इनकी जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, अंगुत्तर निकाय, जो सुत्त पिटक का चौथा निकाय है। ठीक है, चौथा, हम इसे भाग भी कह सकते हैं, सुत्त पिटक का चौथा भाग, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। पिटक जिसे बोलते हैं टोकरी, पिटक किसको बोलते हैं? टोकरी को। और 3 टोकरियां यानी 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं हमें बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में जो अंगुत्तर निकाय है, यह सुत्त पिटक का चौथा निकाय है। और बौद्ध ग्रंथ, एक और बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है महावस्तु से। ठीक है, इन तीनों ग्रंथों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बौद्ध धर्म का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों की जानकारी देता है, तो कौन कौन से? अंगुत्तर निकाय व महावस्तु। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में कुछ में राजतंत्र शासन व्यवस्था व कुछ में गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, राजतंत्र जो व्यवस्था है, राजतंत्र शासन व्यवस्था यानी राजा द्वारा शासन। जो राजा था वो वंशानुगत होता था, यानी अपने पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते रहते थे, जनता उनका चुनाव नहीं करती थी। कुछ महाजनपदों में जो राजतंत्र शासन प्रणाली है यह प्रचलित थी, और कुछ महाजनपदों में गणतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, गणतंत्र मीन्स संघ यानी गुटों द्वारा शासन।
ठीक है, गुटों द्वारा शासन यानी गणतंत्र शासन व्यवस्था, और राजा द्वारा शासन यानी राजतंत्र शासन व्यवस्था। अब देखते हैं जो 16 महाजनपद थे उनकी सूची तथा राजधानी, उनकी कौन कौन सी राजधानी थी और इनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो पहले तीन महाजनपद थे ये मिलते हैं बिहार से। ठीक है, मगध, अंग, वज्जी, ये है बिहार के। बिहार में 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी जो 3 महाजनपद थे वो बिहार में थे। कौन कौन से? मगध, अंग और वज्जी। यूपी से 8 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन, चेदी। ठीक है, ये मिलते हैं यूपी से, और बाकी जो हैं ये एक एक मिलते हैं अन्य राज्यों से। जैसे अवंती मिलता है एमपी से, मध्य प्रदेश से अवंती नामक महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और जो मत्स्य है यह आज राजस्थान के जयपुर, ठीक है, जयपुर में है। और अस्मक जो है यह महाराष्ट्र से मिलता है, यानी जो वर्तमान स्थिति है इन महाजनपदों की इन राज्यों में है। मगध, अंग, वज्जी है बिहार में, और 8 काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन, चेदी ये है उत्तर प्रदेश में, और अवंती है मध्य प्रदेश में। तथा मत्स्य जो महाजनपद है यह है राजस्थान में। जो अस्मक है यह मिला महाराष्ट्र से, और कंभोज व गांधार भारत से बाहर के महाजनपद थे। ठीक है, भारत के ऐसे दो महाजनपद जो भारत से बाहर मिले, कौन कौन से? गांधार व कंभोज, ये पाकिस्तान के नजदीक से मिले। इनकी राजधानियां अब देखते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह। इसका अलग नाम क्या है? गिरिब्रज और राजगृह। इससे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है कि सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था इस समय का, ठीक है, मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। और आगे हम समझेंगे अगले वीडियो में मगध का उत्कर्ष, यानी मगध पर किस किसने शासन किया। अगला जो महाजनपद है वो है अंग, और इसकी राजधानी कौन सी? चंपा। अगला वज्जी, और इसकी राजधानी कौन सी? वैशाली। ये जो वज्जी महाजनपद है यह 8 जनपदों से मिलकर बना था। वज्जी जो महाजनपद है यह 8 जनपदों से मिलकर बना था, या 8 कबीलों से मिलकर बना था। कौन सा? वज्जी। और इसमें जो महत्वपूर्ण कबीले थे या जनपद थे वो थे विदेह, लिच्छवी। ठीक है, विदेह और लिच्छवी प्रमुख जनपद माने गए। आगे देखिए, यूपी के शुरुआत से ही पता चलता है काशी, जो आज भी इसका नाम क्या है? प्राचीन नाम भी काशी और आज भी क्या है? काशी। ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, जिसे बनारस कहते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, जो साकेत है यह इसका महत्वपूर्ण नगर भी था। मल की राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर से संबंधित बात क्या है? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, उनको निर्वाण की प्राप्ति कहां पर होती है? कुशीनगर में। ठीक है, अगला महाजनपद वत्स। ठीक है, वत्स, और इसकी राजधानी क्या थी? कौशांबी। अगला जो महाजनपद है यह कुरु महाजनपद, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसका आधुनिक नाम क्या है? दिल्ली। ठीक है, यह महाभारत का स्थल रहा। जो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था महाभारत का, जो 18 दिन तक चला कुरुक्षेत्र की भूमि पर, उस जो जनपद जो कौरव थे वो कौन से जनपद से अपना संबंध रखते थे? कुरु जनपद से। ठीक है, कुरु महाजनपद से। अब देखिए अगला है पांचाल। ये उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित था। जो पांचाल महाजनपद है यह 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल व दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिच्छत्र, और जो दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी वो थी कापिल्य। ठीक है, कापिल्य राजधानी थी दक्षिणी पांचाल की, और अहिच्छत्र राजधानी थी उत्तरी पांचाल की। अगला देखिए सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है,
सुरसेन की राजधानी मथुरा, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। अगला देखिए चेदी, इसकी जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती। सुक्तिमती, और जो सुक्तिमती का संबंध है वो किससे है? राजा शिशुपाल से। ठीक है, कृष्ण का प्रसिद्ध शत्रु, जो भगवान कृष्ण थे उनका जो प्रसिद्ध शत्रु था, दुश्मन था, वो था शिशुपाल। ठीक है, और ये शिशुपाल चेदियों का शासक था। शिशुपाल वध जो महाभारत में नाम आता है, एक अध्याय आता है शिशुपाल वध, यानी शिशुपाल का वध किसने किया था? भगवान कृष्ण ने। और ये शिशुपाल चेदी महाजनपद का शासक था और भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध दुश्मन माना गया। अगला देखिए मध्य प्रदेश से एक महाजनपद मिलता है, कौन सा? अवंती। मध्य प्रदेश से एक महाजनपद का उल्लेख मिलता है, अवंती। इसकी राजधानी कौन सी? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, और बाद में कौन सी बन गई? माहिष्मती। ठीक है, ये भी उत्तर दक्षिण के हिसाब से ही राजधानियां हैं। अगला देखिए मत्स्य। मत्स्य महाजनपद का उल्लेख मिलता है और यह कहां पर है? राजस्थान से। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। आपने महाभारत में सुना भी होगा कि जो पांडव थे वो राजा विराट की नगरी विराटनगर में अज्ञातवास के दौरान ठहरे थे। ठीक है, पांडवों के छिपने की जगह, जब पांडवों को अज्ञातवास के दौरान भेजा गया तो वे विराटनगर में राजा विराट की नगरी में छिपे थे। अगला देखिए मत्स्य। मत्स्य हमने कर लिया। अस्मक। अस्मक जो है यह महाराष्ट्र में है। अस्मक महाजनपद जो महाराष्ट्र में, और इसकी राजधानी पोतन या पैठण। ठीक है, इसके दो नाम मिलते हैं, पोतन या पैठण। अगला देखिए कंभोज। जो भारत से बाहर के महाजनपद मिले वो है कंभोज और गांधार। ठीक है, दो ऐसे महाजनपद जो भारत में न होकर भारत की सीमा से बाहर मिले। उस समय तो भारत में ही थे, लेकिन आज जब भारत अलग हो गया है पाकिस्तान से, तो अब ये चले गए हैं पाकिस्तान में। ठीक है, भारत से बाहर के दो महाजनपद कंभोज व गांधार। कंभोज की राजधानी राजपुर और गांधार की राजधानी तक्षशिला। और तक्षशिला के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है कि तक्षशिला उस समय का शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? बिहार में। ठीक है, ये हैं इनसे महत्वपूर्ण बातें। तथा अब देख लिया हमने महाजनपद और राजधानी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम। कुछ प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम में वितस्ता। ठीक है, वितस्ता जो प्राचीन नाम है, इस नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। सदानीरा आधुनिक नाम गंडक। परुषणी नदी आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। सुषोमा इसका आधुनिक नाम क्या है? सोहन नदी। विपासा आधुनिक नाम क्या है? व्यास। ठीक है, व्यास नदी का प्राचीन नाम विपासा, और विपासा नदी जिसका आधुनिक नाम क्या है? व्यास नदी। अगला है स्तुर्दी। ठीक है, स्तुर्दी आधुनिक नाम क्या है? सतलज। और सबसे मेन जो ऋग्वैदिक नदी है वो है सरस्वती, और सरस्वती का प्राचीन नाम क्या? पलाशवती, वेद स्मृति व वेदवती। ठीक है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम पलाशवती, वेदवती व वेद स्मृति।